वन मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज इस डिबेट में हम बात करेंगे यूक्रेन के हवाले से तो बिल्कुल बात होगी क्योंकि आजकल ये इशू पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, इस पे बात हो रही है और तकरीबन अब ग़ालिबन 1 हफ़्ता होने को है कि वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है। इस वक़्त इस रीजन के जो ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है चाइना है, उनका क्या रोल है? उनसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? अगर हिंदुस्तान की बात करें तो रशिया के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं उनके। रिसेंटली भी हमने देखा S-400 सिस्टम मिला उनको। इसके साथ-साथ दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन ने विज़िट किया न्यू दिल्ली का। और दूसरी तरफ क्वाड का मेंबर है हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है। क्या करेंगे इस वक़्त क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक प्रेशर है कि आप कंडेमनेशन आपकी तरफ से नहीं आया और हिंदुस्तान भी इस वक़्त हमें ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोज़ीशन पे नज़र आ रहा है। क्या मसाइल है, क्या मुश्किलें हैं और कब तक ये पोज़ीशन बरकरार रखी जा सकती है? क्योंकि एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ यूएस और यूरोप है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया और सीनियर एनालिस्ट सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। फखर भाई धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच सर एंड नमस्ते टू यू एंड एवरीवन। सुमित भाई, एक बात डायरेक्टली इस बात पे आऊँगा कि यकीनन हिंदुस्तान के दुनिया को पता है कि रशिया के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, अब भी हैं और पहले भी थे। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका कुछ सालों से उन्होंने भी आपके साथ ताल्लुकात बेहतर अस्तवार किए हैं। क्वाड मेंबरशिप हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलप हुई हैं पिछले कई सालों से। लेकिन इस वक़्त यूरोप, अमेरिका एक साइड पे है, रशिया दूसरे साइड पे खड़ा है और ग़ालिबन चाइना भी उनके साथ है। पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह डगमगा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की भी कोई क्लियर पोज़ीशन नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे कि अब क्या करेगा? इंडिया क्या करेगा? और पाकिस्तान भी मुझे लगता है कि इस वक़्त कुछ पोज़ीशन अच्छी नहीं है क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से आज जो स्टेटमेंट आया उसके बाद। देखिए फखर भाई, आज शो पे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत अभी शुक्रिया। जो भारत की स्थिति है, भारत ने अभी कुछ मिनट पहले आए, 1 घंटे पहले यूएनजीए में वोट हुआ तो भारत ने अगेन एब्सटेन कर लिया कि भारत ने वोट दिया ही नहीं। जी, देखिए जी। हमारी पोजीशन ये है कि हम चाहते हैं सबसे पहले लड़ाई रुके। जब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं, कोई फैसला होगा नहीं। लोग यहाँ भी मर रहे हैं, इस तरफ भी मर रहे हैं। और मैं आपको डायरेक्ट बताऊं फखर भाई, जो अभी हालत चल रही है, जी। यूक्रेन को सीरिया बनने में ज्यादा देर नहीं बची। 10-15 दिन अगर ये और लड़ाई चली, यूक्रेन का सीरिया जैसा हाल हो जाएगा। अभी हमें समझने की जरूरत ये है कि ये जो खेल हो रहा है, कौन खेल रहा है? इसमें ज़ेलेंस्की किसका मोहर है, किसका प्यादा है? मुझे बताइए। ज़ेलेंस्की को ये तो पता ही होगा कि वो ये लड़ाई जीत नहीं सकता। हुँ। इनफैक्ट सच्चाई तो ये, आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया से युद्ध नहीं जीत सकता। ये एक फैक्ट है, राइट? जी। तो ये लड़ बिल्कुल क्यों ठीक रहा कह है? रहे हैं। कल आप दूसरी चीज देख लीजिए। अब पुतिन साहब का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा। बोला भाई, जब 1990 में ये रिपब्लिक 11 रिपब्लिकों में टूट गए थे, छोटे छोटे बन गए थे, वेस्ट ने मुझे गारंटी दी थी रशिया को कि यूएसएस, तब रशिया बन गया था यूएसएसआर से, कि नाटो विल नॉट एक्सपैंड हियर। जो आर्थिक सर्कल है, जिसको पुतिन एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, यहाँ नाटो नहीं आएगा। कह रहा तब से 5 एक्सपेंशन हुए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 एक्सपेंशन आपने कर लिए। और आपने हंगरी में नेटो बिठा दिया, आपने पोलैंड में नेटो बिठा दिया, अब मेरे नीचे यूक्रेन में गेट में नेटो बिठा रहे हो। बेसिकली आप मुझे चारों तरफ से घेर रहे हो नेटो से। तो जब ये आपने वादा किया था, तो आपने फिर इसको निभाया क्यों नहीं? और आज तो मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था इस मसले से पहले। उनका बिल्कुल एक मानना था, कह रहा भाई आज आप एक स्टेटमेंट दे दो कि भाई हम यूक्रेन को नेटो में नहीं लेते, बात खत्म। ज़ेलेंस्की आज ये बोलते हैं मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा, चलिए मैं बोलता हूं, ये बोलते हैं मैं 5 साल तक नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा, 5 साल बाद देखेंगे। तो ये लड़ाई रुक सकती है। अब मसला ये, आपको पता आप लड़ाई जीत नहीं सकते, आपको पता आप रशिया को हरा नहीं सकते, अब लड़ क्यों रहे हो, किसके इशारे पे लग रहे हो? लेकिन वेस्ट का एजेंडा बहुत क्लियर है फखर भाई। जी। वेस्ट लगा है अभी पुतिन को विलन बनाने में। कह रहा जैसे वो हिटलर है, जैसे स्टालिन है, जी, जैसे माओ है, वैसा ही एक विलन पुतिन है, बस उसी में लगा। जी। अब ज़ेलेंस्की का मैं आपको बता दूं, कल उसने 25,000 राइफलें बांट दी आम शहरियों में। हाँ, उसने बिल्कुल। सारे क्रिमिनल छोड़ दिए जेलों से, मर्सनरीज, ड्रग लॉर्ड छोड़ दिए, बोलो बंदूक लो लड़ो। कल उस परसों वो अनाउंस करता, कोई भी यहाँ लड़ने आएगा तो मैं उसको वीजा दूंगा, बंदूक भी दूंगा।
मुझे बताइए जो उसकी हरकत, हम कहते हैं तालिबानी अनपढ़ है, जहादी है, जाहिल है, जी तो उनमें और इसमें क्या फर्क था? उन्होंने भी यही कर दिया, ये भी यही कर रहा है। और मुझे बताइए जब एक बार यहाँ बंदूक घुसेगी, आप पठान है, आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, जी क्या जी बंदूक बिल्कुल। कभी सोसाइटी में निकलती है? कभी नहीं नो निकलती। एक बार नो मुशर्रफ नो। साहब ने बोला था, बोला भाई बस जो अमेरिकी हो, तुमने यहाँ इतने बंदूकें दे दी, खुद तो तुम निकल लिए, बंदूकें तो यहाँ रहेगी। अब बिल्कुल। आप जानते हैं क्लाशनिकोव 30 साल तक चलती है, 30-30 Ex- साल चलने वाली बंदूक चलती है, तो भाई उसका करेंगे क्या? वो कुछ ना कुछ तो करेगी। कल ही मैं अपने आज सुबह नेशनल टीवी पे था, तो एक बच्चे से हमने इंटरव्यू किया, वो इंडियन बच्चा होता पड़ा वहाँ पे। वो कह रहा लोग तो बंदूक दिखा कह रहे पैसे ला, बंदूक दिखा रहे कह रहे खाना ला, पानी ला। रशिया से लड़ने की दूर की बात है। अभी भी आप जी देखिए, अगर आप विजुअल देखिए, पूरे यूरोप ने रशियन टीवी को बैन कर दिया, सबने बैन कर दिया। जी। अभी भी रशियन टैंक के सामने कोई बंदा खड़ा होता है, रशियन टैंक उसे कुचल नहीं रही है, रशियन टैंक रुक रही है। अभी मंशा क्या, मंशा ये है फखर भाई, उनको पता है कि यूक्रेन हारेगा। आज कल परसों टाइम की बात है, अगर आप ये, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊं, जी सद्दाम हुसैन की ताकत यूएस के सामने कुछ भी नहीं थी। उसने भी 41 दिन तक रोके रखा यूएस को, 41 दिन 42 दिन रजिस्ट्रेशन एग्री की सर। थी। एग्री। भी जब भी अर्बन वॉरफेयर होता है ना, उसमें आप या तो आप मास मर्डर करो, मास डिस्ट्रक्शन करो, नहीं तो जो एक एक दो दो जगह लड़ाई चलती रहेगी, इसमें टाइम लगता है। अच्छा और सर। ज़ेलेंस्की यही कर रहा है, लोगों को आगे कर रहा है। वो चाहता है कि लोग मरे, पुतिन का नाम वहां खराब हो, ये जो सारी चीजें ये डिले हो जाए। अब मजे ओके। की बात ये कि फायदा, अच्छा बिल्कुल, ये फायदा भी आपसे पूछूंगा कि फायदा किसको हो रहा है, कौन कौन फायदा उठा रहा है। इसराइल के बारे में भी कहा जा रहा है, यूएस के बारे में भी कहा जा रहा है, कुछ लोग चाइना का भी नाम ले रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल उस तरफ आऊंगा। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान कहां पे स्टैंड करता है? आपने यूएनजीसी की बात की कि वहां पे उन्होंने वोट नहीं किया, इससे पहले भी यही किया था यूक्रेन में जब जंग शुरू नहीं हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान मतलब मोदी जी इस वक्त, क्योंकि आप देखते हैं और एनालिसिस करते हैं चीजों के ऊपर, बड़ा करीब से देखते हैं, तो क्या उनका इरादा है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो कह रहे हैं कि यार जंग को रोक लो। मेरे ख्याल प्यूटन से भी जब लास्ट 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि यार ये चीज खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो लग नहीं रहा कि वो खत्म करने वाला है फिलहाल उसका मूड। व्लादिमीर पुतिन साहब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मोदी जी ने भी तो आखिर कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब खामोश बैठे हुए हैं या कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि लाजमी सी बात है दुनिया में एक बहुत बड़ी जगह पे जंग छिड़ी हुई है, तो लाताल्लुक तो नहीं रहा जा सकता किसी सूरत भी से। देखिए हमारी जो पोजीशन है भारत की पोजीशन बहुत क्लियर है। जी सर। हम एब्सटेन करने का मतलब है ना आपके साथ है ना आपके साथ है, या आप मान लो जी दोनों के साथ है या दोनों के साथ नहीं है। जी एब्सटेन का मतलब हम कोई एक साइड नहीं ले रहे, क्योंकि यूक्रेन का मसला नहीं है फखर भाई अभी क्या है, मैं आपको सच बोलूं, डायरेक्ट बोलूं, यूक्रेन विल बी कोलैटरल डैमेज। जो अमेरिका की स्ट्रेटजी देखिए, अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखिए, वो कभी अपनी सरजमीन पे लड़ता नहीं है, दूसरे की एग्जैक्टली। सरजमीन पे। बिल्कुल। और आज वो अहमद शाह मसूद को हथियार देगा, कल गुलबुद्दीन हकमतयार को देगा, कासिम तालिबान को देगा, फिर एग्जैक्टली। पाकिस्तान को देगा, तो फिर एक और तालिबान को देगा, बोलेगा ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। मतलब जो उसको जैसे सूट करता है, मतलब जी कॉन्गो के दोस्त से कर लेगा, यमन में कुछ और पंगा खड़ा कर देगा। और मुझे बताइए, वो सद्दाम हुसैन के पीछे आप जा रहे थे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्या मिला वहां पे? कौन सा वेपन मिला? सद्दाम कुछ हुसैन भी के पास नहीं। कुछ था ही नहीं। कुछ भी और नहीं। ये बताइए, चीटी जितना देश है नॉर्थ कोरिया, वो न्यूक्लियर हो गया, आप उसका आज तक क्या बिगाड़ पाए? कुछ किम भी जोंग नहीं। इनका आपने क्या 70 साल से सैंक्शन लगा रहे हो? रशिया पे आप 70 साल से सैंक्शन रखा रहे हो, क्या उखाड़ पाए? लिटरली आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, तो क्या कुछ भी उखाड़ नहीं। पाया रशिया का? कुछ कुछ नहीं भी नहीं। उखाड़ पाए। ये तो आपकी पॉलिसी है। आप देखिए, अब एक और अमेरिका खेल खेलता है, जब लड़ने की बारी है तो कहता है अमेरिका एंड इट्स अलाइज। आप देखिए, वो किसी न किसी मलेशिया, किसी न किसी ग्रुप को खड़ा कर देगा, बोला तू मेरा अलाइज, तेरे को मैंने हथियार दिया, जा बेटा लड़ ले। अगर जी गया तो खुदा तेरा खैर करे, नहीं गया, नहीं जी गया तो कोई बात ही नहीं। तबाही तुम्हारी होगी फिर। तबाही तबाही होगी। अब मुझे बताइए सीरिया का क्या हुआ? सीरिया जो एक शहर था, आज सीरिया कहाँ है? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। यमन, यमन में कौन पीछे है? सर यमन एक की छोटा सा देखिए, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, सुमित साहब आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे किसी ने तस्वीर शेयर की थी, अब मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि इराक पहले कैसा था और अमेरिका के हाँ, मतलब इन्वेजन के बाद कैसा रहा। यमन का उन्होंने लिखा था, लीबिया का लिखा था, इवन अफगानिस्तान का लिखा था। मतलब 6 कंट्रीज के बारे में उन्होंने कहा था कि बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छी मतलब बिल्डिंग्स, अच्छी रोड्स और सारी चीजें थी। लेकिन इनके जाने के बाद यकीन करें कि तबाही मची हुई मतलब इन्होंने छोड़ी है वहां पर। बिल्कुल सही बात बात आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ इनकी पॉलिसी के, अमेरिका कोई
मैं कैसे बताऊं, कहने को तो वो मिलिट्री सुपर पावर है, पर वो व्यापारियों का देश है, वो ट्रेडर्स का देश है। ये वो बहुत अब अच्छी बात आपने की। पैसा कहाँ है और आज किससे कैसे पैसा मिल सकता है, वो है। एग्जैक्टली। हथियार तो मैं बस ऐसे लगाने को घूमता हूँ। मुझे बताइए, वो एक वाहिद देश है फखर भाई, डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोलता हूँ, काफी लोग मुझसे नाराज है आजकल। मैंने जी। बोला एक ऐसा वाहिद देश है भाई जहां अगर 10 बॉडी बैग है, प्रेसिडेंट की रेटिंग गिर जाती है। तो ये जो हथियार, ये जो आर्मी रखी है, काहे को रखी है? आप दुनिया भर में जाके पंगे लो, हर 33 जगह आपने पिछले 70 सालों में हाँ, आपने इंटरवीन हाँ। किया है। और आप ऐसे चाहते हो कि कोई अमेरिकन मरे ना, दुनिया पे हम हमला कर ले, दुनिया पे हम बिल्कुल। काबू कर ले, सबके मतलब वो दादा होते हैं ना, बड़ा भाई, वो हम बने, बिग ब्रदर एटीट्यूड पर अमेरिकन है। 10 बॉडी बैग आ गए, जो बाइडेन की रेटिंग खत्म। जब मुझे ये समझ नहीं रही, या तो मिलिट्री पावर हो या बॉडी बैग गिनो यार, या तो पंगे मत लो, या तो चुपचाप बैठो, ठंड पाओ, कुछ पंगे मत लो। पंगे भी आपको लेने, घुसना भी हर जगह आपको वो करनी है। लास्ट टाइम बोला था आपने, एक्सेस ऑफ इविल पासिस थ्रू क्या, तेहरान, एंड जी। तेहरान से जाता है जी एक्सेस ऑफ इविल, हाँ, एंड ईरान एंड इराक से। मैं कहता हूँ एक्सेस ऑफ इविल कहाँ से जाता है उनको भी पता है, वायरस यस। कहाँ से है उनको भी पता, उसका नाम ले रहे हैं, ये बता रहे वुहान की लैब से वायरस आया, बता ही नहीं रहे, वायरस तो पता ही नहीं कहाँ से है। एक उसामा बिन लादेन ने आपके 5,000 लोग मारे, आप उसके पीछे 10 साल 20 साल गए, ठीक है, खत्म कर दिया, ठीक बात है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। जिस जिस बंदे ने आपके 1 मिलियन लोग मारे हैं, आपका 10 ट्रिलियन का जीडीपी उतार गया, उसका तो खुदारा नाम ही नहीं लेते। वो है कौन? हाँ। बताइए हम्म। कौन है वो, आपको भी पता, मुझे भी पता अच्छा है। दुनिया में सर, एक 7 ये वाला ये अच्छा, सुमित भाई एक चीज और मुझे थोड़ी सी मतलब कटक रही है कि जो हम लोग कहते हैं हम जी चाइना के पीछे पड़े होते हैं, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि भाई जी यही है, बस ये यही हमारा मतलब गॉड, मतलब बात मैं वो इस तरह इसलिए कर रहा हूँ कि हमने मतलब वो बना दिया। अच्छा, फिर उस तरीके से इसका मतलब है कि एक तो ये कि कोई किसी के लिए नहीं आता, आपने अगर कुछ करना है तो खुद करनी, क्योंकि अगर यूरोप यूक्रेन के लिए सर नहीं आया तो मैं किसी के ऊपर, अब मुझे ट्रस्ट नहीं रहा कि कोई किसी के लिए आएगा। सर हम तो नहीं आएगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रहने वाले लोग हैं, आप और मैं, तो अगर उनके लिए सर नहीं आता, जो वो आज भी किसी चैनल का मैं देख रहा था कि यार ब्लू आइज है उनके और गोरे चेहरे और उनको मारा जा रहा है, ये टेलीविजन पे कहा जा रहा है, मतलब उनके टीवी पे कहा जा, सर हम तो मतलब हमारी स्किन तो वो वाली नहीं है जो जिनकी बात करते, तो हमारे लिए क्या मतलब आएंगे? इसका मतलब है ये है कि हमें मतलब जिसे कहते हैं होश के नाखून लेने पड़ेंगे। चाइना को भी बिल्कुल बताना पड़ेगा कि बेटा ये जो तू समझ रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसी कहानियां हैं, न इंडिया के साथ छेड़खानी कर, और पाकिस्तान को भी कहा जाए, और पाकिस्तान हिंदुस्तान में मतलब बैठ जाना चाहिए कि भाई ये अब नहीं कुछ होना, अमेरिका ने वहां से आके बिल्कुल यहां किसी को नहीं बचाना, अपना हथियार बेचेगा और चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जी। हमारे नेशनल टीवी बड़ा डिबेट चल रहा थी जी, नेटो ने ये कहा, नेटो ने वो कहा। मैंने इनको एक बात बोला, मैंने कहा पुतिन के पास सबसे ज्यादा सबमरीन है अनऑफिशियली वर्ल्ड में, क्योंकि रशियन यस। डॉक्ट्रिन हमेशा रहा सबमरीन बनाओ। जब जब नेटो का एक्सपेंशन हुआ फखर भाई, पुतिन आर्सेनल बनाता रहा। कुछ मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है पुतिन हैज 2.8 टाइम्स, दो 2.8 मतलब करीब 2.5 पौने 3 गुना आर्सेनल देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी बिल्कुल। ऑफिशियली रशिया के पास 70-75 सबमरीन है, पर लोग कहते हैं दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 100। ऑल ऑफ देम आर न्यूक्लियर आर्म। सबसे ज्यादा बड़ा यस। बैलिस्टिक मिसाइल उसके पास है, सबसे बड़ा हाइपरसोनिक मिसाइल उसके जी। पास है। आज वो सबमरीन कहाँ है? अब आप कह रहे जी, अब आज तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी न्यूक्लियर। अब रशिया के सबमरीन कहाँ डिप्लॉय? मैं आपको ये नेटो की भी हवा निकाल दूं। नेटो कहता है जी। जी, जी। अगर आप किसी पे हमला कर दिया तो नेटो में चैप्टर 5 हो जाएगा, हमला करें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता दो फकर भाई, अब बताइए जर्नलिस्ट होंगे, अगर एक पोलैंड पे या एक हंगरी पे हमला होता है, आपको लगता है अमेरिकन खेल में उतरेंगे? और अगर पुतिन ने भगवान न करे न्यूक्लियर अटैक कर दिया, नेटो के पास ना न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल है। न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? इन लोगों की बात करें, वह है फ्रांस, यूके, यस। जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जी। इनमें से एक को निकालना पड़ेगा और डालना पड़ेगा, और जो डालेगा रशिया उस पर लगाएगा वापस। आपको लगता है इन चारों में से कोई अपना बम निकाल के रशिया पे डालेगा? कोई नहीं डालना, कोई नहीं सर डालना। अभी और तक तो अगर फिर जुबानी जमा खर्च चल रहा है, अभी तक तो जिसे कहते हैं कि हम असला दे रहे, तो कभी उसको कह रहे कि जेलेंस्की साहब को कि आप अगर अमेरिका आना चाहते हो, उसने कहा भाई छोड़ दो तुम लोग, मुझे ये वाले जहाज नहीं चाहिए जिसमें मैं बैठ कर आऊं। मतलब ये क्या ड्रामा चल रहा है? मैं बताऊंगा अभी क्या कर रहे हैं। मैं आपको, मैंने इसका एनालिसिस किया था फगर भाई। पिछले 10-15 साल से अमेरिका और सीआईए परेशान है कि रशिया ने नया आर्सेनल क्या बनाया है, रशिया की नई वॉर गेम्स क्या, वॉर टैक्टिक्स क्या है। देखिए ये राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, रशिया बहुत किसी के जरूर। साथ पार्टिसिपेट करती मिलिट्री ड्रिल्स में ज्यादा।
अब रशिया एक ब्लैक बॉक्स है। अब उन्होंने क्या किया, इस यूक्रेन को आगे कर लो, जैसे शेर के पिंजरे में आप बकरी को बांधते हो ना, कि बकरी ऐसे दिखे वैसे, तो यूक्रेन विल बी कोलैटरल डैमेज। हम थोड़ा हवा ववा लगाएंगे, पता लगा रशियन के पास हथियार कौन सा है, मिसाइल कौन सा है, एंटी टैंक में क्या किया है उन्होंने, हुँ, क्या क्या डेवलप किया है। वॉर हुँ, फील्ड एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, जहां आपको रियल टाइम आर्सनल की फायर पावर दिखती है, आपको मिलिट्री स्ट्रैटेजी दिखती है, आपको चेंज इन मिलिट्री स्ट्रैटेजी देख रहा। हाँ, हुँ, उसके कारण यूक्रेन बलि चढ़ जाता, सुहा हो जाए तो कोई बात नहीं, इतने दो हुँ, देश पहले भी सुहा और यूक्रेन होने दो। एक और इसमें एंगल आ रहा जो आपने जी, बताया था, जो जी, जी, एंगल क्या आ रहा है, मगर भाई ये जो सारा गेम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कल इन्होंने बाइडेन साहब कह रहे हैं भाई स्विफ्ट पे से रशिया को निकालो। आप रशिया को स्विफ्ट से निकाल दो, रशिया कहाँ जाएगा? 60% जर्मनी का प्रोडक्शन आपका रशियन गैस पे चलता है, पूरे यूरोप की हीटिंग आपके इस पे चलती है, रशियन पे। जी, पाइपलाइंस बनी, कल पाइपलाइन आएगी नहीं। जो आपको गैस रशिया $200 में देता है, यूएस आपको वही $1000 में लाके देगा शिप से, अफोर्ड आप करोगे नहीं, कल कल नहीं, गैस आनी नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर आपने स्विफ्ट से बैन किया तो आप मंशा के आप कर क्या रहे हो? अगर आप उन्हें स्विफ्ट से बैन करो तो रशिया जाएगा चाइना के पास। जी जिनपिंग बहुत साल से एक एक सट्टे पे सट्टा लगा रहा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जी, डिजिटल एमबी। अगर मैं आरएमबी को डिजिटल कर दूं और इसे डॉलर के टक्कर में लाऊं, यही मेरा तरीका बचने को, सस्टेन होने का। क्या आप डॉलर को वीक करके जी जिनपिंग को स्ट्रेंथन नहीं करे हो? अगर रशिया और चाइना साथ आ गया, ये इतना बड़ा कम्युनिस्ट ब्लॉक बन जाएगा, इसको संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब चाइना इसमें क्या चाहता है? चाइना को लगता है मेरी इकोनॉमी खराब है, कल को मैं टूट ना जाऊं। देखिए, वेस्ट चाइना से नहीं डरता। आप पूछेंगे क्यों नहीं डरता? वेस्ट को पता है यार, इनकी इकोनॉमी ना हमारे साथ मिक्स पड़ी है, अगर इनको इन पे हुँ, इकोनॉमिक सैंक्शन लगे जाएगा। बट रशिया पे सैंक्शन तो 70 साल से लगा रहे। रशिया की आबादी 14 करोड़ है, 1.4 ट्रिलियन का जीडीपी है, सबसे ज्यादा मिनरल वेल्थ, सबसे ज्यादा लैंड उनके पास है, सबसे ज्यादा यूरेनियम उनके पास है, अच्छा, सबसे ज्यादा हथियार उनके पास। सुपर पावर वो मिलिट्री था, है और रहेगा। इसलिए रशिया पे ने दूसरा टेक्निक लगाना पड़ता है, चाइना पे दूसरा। चाइना का एक लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, चाइना का इंटरेस्ट है, अगर किसी तरह रशिया मेरे साथ जुड़ गया, कम्युनिज्म और सोशलिज्म काफी आइडेंटिकल है, जी। अगर ये मेरे साथ जुड़ गया तो तब मुझे जो हमारी कंबाइंड मिलिट्री माइट होगी, ये चाइना को टूटने नहीं देगा। चाइना का इंटरेस्ट ये है, और चाइना के पेरोल में आज दुनिया के हिस्सेदार है, बंदा नहीं है, ये राइट। लास्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, एक में एक बंदा सुमित जी, एक चीज़ और है, मतलब यहाँ पर, क्योंकि आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस वक़्त भी हिंदुस्तान जो वेपन यूज़ करता है, दैट 60% रशियन है, टेक्नोलॉजीज़ जो भी कुछ है, वो रशियन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये सैंक्शन जिस तरीके से ये बता रहे हैं, कनाडा ने भी लगा लिए, अमेरिका, वो बल्कि कल जो बाइडेन साहब की मैं स्पीच सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मज़ीद भी हम सख्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाकी ग़ालिबन जर्मनी और किसी और ने स्विफ्ट वाली की, तो मेरे ख्याल उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना, इस तरीके से ये चीज़ नहीं करना। और आपने बड़ी अच्छी उसकी वजाहत कर दी कि भाई वो उनकी मतलब एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, वो किस तरीके से अपने मुल्कों को चलाएंगे, स्पेशली पूरे यूरोप की अगर हम बात करें तो। लेकिन हिंदुस्तान अगर ये सैंक्शंस अभी लगती है तो मेरा ख्याल इतने जल्दी हटने वाली नहीं है। तो हिंदुस्तान फिर क्या करेगा उस सिचुएशन में? क्या अमेरिका से वो रिप्लेस करेगा चीजों को, या क्योंकि एकदम से 60% चीजों को अमेरिकन से रिप्लेस करना मेरा ख्याल किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा अगर ऐसी ये पाबंदियां रहती हैं उसके ऊपर? तो हिंदुस्तान का मतलब आगे का लाएअमल, और मतलब आगे उन्होंने क्या करना है, किस तरीके से चलना है? डिफेंस तो करना है अपना। मगर बड़ा बड़ा अच्छा सवाल पूछे। इनफैक्ट ये आपने नेशनल टीवी पे जितनी भी डिबेट्स थी, मैं यही बात उठा रहा हूँ। अगर हमारा 20 जी, से 30 बिलियन का ट्रेड रशिया से है, जिसमें करीब 60-70% वेपन है, 60% आर्सनल रशियन है, बिल्कुल डाउट कोई नहीं है उसमें। जी, और उस आर्सनल में भी चाहिए, बारूद भी चाहिए, एमसी भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बिना जी, उसके तो ये कंपनी S-400 की बात कीजिए, कहीं की भी बात कीजिए। जी, अब पहले क्या हुआ था, जब रशिया पे सैंक्शन लगी तो 1 रुपीस में ट्रेडिंग होती थी। अब 2-3 ऑप्शन खुल गए, या तो रुपये में ट्रेडिंग हो, पर अब 20 बिलियन का रुपयों का लेके वो करेंगे क्या? फिर ये बिल्कुल। होता कि भाई आप सिंगापुर डॉलर में ले लो, अब थोड़ा यूरोप में ले लो, थोड़ा दिनार में ले लो, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे इसके विकल्प ढूंढे जाते हैं कि ठीक है, हुँ, ये पेमेंट आप दिनार में तो ये इसमें कर दो, तो ये इसमें कर दो, तो उसमें यूएस डॉलर और स्विफ्ट बाईपास हो जाता है। तो फिर ओके, आपको ऑल्टरनेट करेंसी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बट वो रशिया उसके लिए मानना चाहिए कि मान लीजिए वो बोलता है कि ठीक है जी, आप 5 बिलियन तो रुपए में कर दो, 5 बिलियन आप मुझे सिंगापुर डॉलर दे दो, 5 बिलियन का आप मुझे दिनार दे दो, और हुँ, 2 बिलियन का, 1 बिलियन का टका दे दो, 1 बिलियन का ये दे दो। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो जी, मतलब ये 6-7 करेंसी का आप मुझे पैसा दो, क्योंकि जी, मैं इन लोगों से ये खरीद सकता हूँ, मेरा इन लोगों से ये ट्रेड है। जो पहले सिंप्लीफाइड ट्रेड था उसको कॉम्प्लिकेट किया गया, और चाइना इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगा कि क्या पुतिन को हम डिजिटल आरएमबी में फंसाएं। अगर पुतिन जैसा एक शक्तिशाली देश, देखिए रशिया
इकोनॉमिक सुपर पावर हो ना हो, मिलिट्री सुपर पावर था, रहे, है और मरते दम तक एग्री, रहेगा, उससे आपको एग्री। हट नहीं सकते। तो ये जो अमेरिकन मानसिकता है, ये जो उनका सोचना है, और मैं आपको बताऊं ये अपने आइवरी टावर में रह के बड़े अच्छे कल कह रहे थे कि भाई ब्रेव पीपल ऑफ यूक्रेन, कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे ब्रेव पीपल ऑफ अफगानिस्तान, कुछ दिन पहले सुन रहे थे ब्रेव पीपल ऑफ यमन, कुछ दिन पहले सुन रहे ब्रेव पीपल ऑफ सीरिया। जहां जाते हैं उनको कहते हो लीबिया। हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं चढ़ जाए बेटा सूली राम भला करेंगे। ये इनकी पॉलिसी है। अब मुझे बताइए, आज मैं सबसे बड़ा हैरान तो हो गया भाई साहब, अगर भाई एक देश है हमारे इंडियन ओशन में, कहते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया, इतनी सी आबादी, इतना सा जीडीपी है, जी वो कह बिल्कुल। रहा मैं 50 असला भेज रहा हूँ। अबे भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेरा क्या लेने देना, तू तो यूरोप का भी पार्ट नहीं, तू तो कहीं है ही नहीं भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा, तू खुजली हो रही है, तू क्या कर रहा है वहां पे? मैं भी भेज रहा हूँ जी। मतलब अब देखिए, किसी एशिया के देश ने कुछ नहीं बोला, ये यूरोप नहीं, की लड़ाई है भी की है या यूएस की है। अब भाई ये जजीरे में बैठा है, एक छोटा बड़ा सा जजीरा लेके बैठा है, भाई मैं भी हथियार भेज रहा हूँ। भाई क्या मतलब तू कौन मैं कौन, खाम खा भी आ गए जी कितने कहीं। अच्छा सुमित, अच्छा सुमित भाई, एक तो ये आपने बात बड़ी मजे की कि वाकई सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त क्वाड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, हिंदुस्तान है और प्लस यूएस है। दो कंट्रीज की आपने जी बात की, चले ऑस्ट्रेलिया को हम मतलब साइड पे कर लेते, ठीक है ऑस्ट्रेलिया आपसे भी बहुत दूर है और इस रीजन से काफी दूर है, और आपने सही बात की कितनी बड़ी जीडीपी भी नहीं है उनके पास की कोई बहुत, लेकिन अमेरिका के साथ है इस वक्त, जी क्योंकि ये वाली चीज भी सर आपने क्योंकि चलानी है। एक चीज तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो खैर दो तीन दफा ये मतलब लेसन मिल चुका है इसका कि भाई आप जो जिसके ऊपर आप बड़ा वो बांध देते हैं वो आपको कुछ और ही करता है, वो आपको ऐसी चपेट लगाता है कि आपकी चीखें निकाल निकाल देता है। सर हिंदुस्तान इस वक्त, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान बहुत डिपेंडेंट है, नहीं है, नहीं है, लेकिन क्वाड क्योंकि एक बड़ा एक कॉपरेशन में कहूंगा उनका 4 कंट्रीज का, उसके साथ क्या करें, क्योंकि जापान ने भी रशिया के खिलाफ नई सैंक्शन इंपोज कर दी, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, अमेरिका तो मतलब कर ही वही रहा है, बेसिकली लीड वही कर रहा है। तो हिंदुस्तान, क्योंकि मुझे जो चीज अभी थोड़ी बहुत नजर आ रही है, काफी दिनों से मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान को भी देख रहा हूं, साथ में हिंदुस्तान की भी मतलब वो देख रहा हूं कि ठीक है वो डायरेक्टली तो नहीं कहता लेकिन इनडायरेक्टली वो रशिया के साथ सर खड़ा है। ये बात तो हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुस्तान जो है वो रशिया के बैक कर रहा है। और कुछ एक्सपर्ट से भी मैंने सुना है कि भाई उन लोगों ने हमें मुश्किल टाइम पे एक दफा नहीं कई दफा हमारी हेल्प की है, तो हम ठीक है डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शायद कोई ऐसी चीज नजर आ रही है। तो क्वाड का क्या होगा, फिर यूएस का क्या होगा, उनके जो यहाँ पे बहरी बेड़े आते हैं उनका क्या होगा, ये चीज इन फ्यूचर क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, सबसे पहली बात है, रशिया ने हमेशा हमारी मदद की, पिछले 70 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जी जो सर। एक विजिबल है, क्लियर है, डायरेक्ट है, उसमें कोई डाउट की बात है नहीं। आज हम क्या चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं भाई सबसे पहले पीस हो, ये लड़ाई रुके, सबसे पहला मुद्दा ये है। जी अगर फकर भाई समझदारी आज यही है, आज किसी को किसी का साइड नहीं लेना चाहिए। मैं बताऊं, मैं लेता हूँ बिल्कुल। अमेरिका का, यूक्रेन का साइड, और यूक्रेनी मरेंगे। मैं रशिया का साइड ले रहा हूँ, रशिया की या रशियन और मरेंगे और मारेंगे। तो अभी वर्ल्ड की समझदारी ये है कि भैया लड़ाई रोको। मुझे लगता है इंडिया को छोड़ के कोई लड़ाई रोकने की तो बात ही नहीं कर रहा है। या तो मैं ऑस्ट्रेलिया का कोई इतना एग्जाम्पल कह रहा मैं हाँ हथियार बिल्कुल भेज रहा हूँ। सही कह रहे हैं। जहां लोग मर रहे हैं, लोग आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है वहां पे। 65 किलोमीटर लॉन्ग रशियन का कारवान, मिलिट्री कारवान है कीव के बाद। कितने लाख लोग मरवा के भी आप नहीं रोक पाओगे। मैं कहता हूँ भगवान न करे, ईश्वर न करे, अगर 1 लाख यूक्रेनी भी मरते हैं तब भी आप रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तब भी नहीं रोक पाओगे। तो ये एग्री। लड़ाई किस लिए हो रही, क्यों हो रही है लड़ाई, क्यों आज दुनिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे आ गई है? अगर गलती से कोई इधर उधर हथियार चल गया तो दुनिया का होगा क्या? हमारी मंशा यही है कि देखिए, रशिया हमारा दोस्त है। हमारी मंशा ये है कि भाई अमेरिका को भी हम कह रहे हैं भाई इसको रोको, रशिया को भी कह रहे हैं, हमने यूक्रेन को भी फोन किया, हमने रशिया को भी फोन किया, भाई इस लड़ाई को रोकिए, सबसे पहली बात ये है। और अमेरिका के साथ हमारा एक रिलेशन आपसी है, बिटवीन अस एंड अमेरिका। इसका ये मतलब नहीं अमेरिका कर को कहीं भी खड़ा हो जाए और हम उसके साथ खड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ इशू बेस्ड रिलेशन। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। अब कल को अमेरिका किसी को इन्वेट करे, थोड़े मतलब कि आप हमारे पार्टनर हो, हम भी आपके साथ है, नहीं, हम आपके साथ नहीं, एग्री। हम आपके साथ नहीं है। भाई जो आपने हमें क्वाड के लिए अप्रोच किया, हम आपसे, आप हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हो, बिल्कुल हो। आपका ट्रेड सरप्लस है इंडिया, हमारा थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, $20 बिलियन का करीब है, अच्छी बात है।
आप हम पे डिपेंडेंट हो, हम पे, पर इसका मतलब नहीं है कि आप कल को कहीं भी कुछ भी करो हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए हम चाहते तो रशिया को डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमने किया भाई, ना हम यहाँ ना वहां, या दोनों मान लो, दोनों के साथ। हमारा मुद्दा है अभी लड़ाई को रोको, पीस को प्रिवेल करो। हमने रशिया का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया, ना ही अमेरिका का सपोर्ट किया, क्योंकि अभी सपोर्ट करने का मतलब है आग में घी डालने का काम करना। देखिए, बंदा वहां का बंदा, या बंदा तो मर ही रहा है ना फकर भाई, इंसान मर रहे हैं यहाँ का सर, इंसान कहीं का इंसान भी वो मर इंसान है। बेशक वो लोग ना समझे, लेकिन हमारे इस रीजन के लोग समझते हैं कम से कम। बेशक हम, हमारी तालीम उनसे कम है, हमारी बाकी चीजें कम है, वो हमें उस तरह सिविलाइज भी नहीं कहते, वो सिर्फ अपने आप को सिविलाइज कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत सारे लोगों से, आपके हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, कि यार इंसान ही मार रहे हैं, बेशक वो कोई भी है, वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कोई और है। सबसे पहले आदमी का खून बहना रुकना चाहिए, फिर बसने होंगे बैठ के। जंग किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, तो हम क्लियर, हम तो कहते हैं वासुदेवम कुटुंबकम सर्वे संतु निराभया तमसोमा ज्योतिर्गमयम्। ये तो हमारी कहावत है ना, ये तो हजारों साल से कहते आ रहे हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी फकर भाई किसी का भी साइड लेने का मतलब है आग में घी डालने का काम, हम वो काम नहीं करेंगे। हम चाहते रोको यार, पहले लोग मरे ना, आप बैठिए, मसला टेबल पे बैठ के सेटल अच्छा सुमित भाई, हो सकता है। एक आखिरी आखिरी सवाल, और वो ये है, हम रशिया ने इन्वेजन कर लिया यूक्रेन के खिलाफ। मतलब छोटा मुल्क तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर हुआ करता था किसी जमाने में, और बड़ा एक मजबूत, हमारे यहाँ मुल्क में, पाकिस्तान में भी और आपका हिंदुस्तान भी बाकायदा वेपन लेता रहा है वहां से। ऐसा मतलब ऐसा छोटा मुल्क तो नहीं मैं कहूंगा कि नहीं जी उनके पास कुछ नहीं है, अच्छा खासा मजबूत मुल्क था या है। अच्छा, दूसरी तरफ फिर सर यहाँ पे ताइवान है, वहां अगर रशिया ने ऐसा कर लिया तो फिर चाइना कुछ इस किस्म का इस रीजन में भी कर सकता है ताइवान के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप 100% राइट है। इनफैक्ट मैं तो दो चीजें आगे की बोलूंगा आपको। ओके, आज मुझे बताइए, आज ताइवान की क्या गारंटी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिटर्न में दे विल प्रोटेक्ट ताइवान। यही मेरा सवाल है सर, एग्जैक्ट सवाल मेरा यही है। आप मुझे बताइए, जापान की सिक्योरिटी आप गारंटी कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिंगापुर को आप बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। अगर ताइवान गिरता है, जियो पॉलिटिक्स में जो कहते हैं ना, ये लास्ट चेन ऑफ, ये फर्स्ट आइलैंड चेन, अगर ये गिरती है, सीधा सीधा चाइना का इन्फ्लुएंस आएगा जापान तक। जापान का मतलब है चाइना विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन पैसिफिक। कैन वर्ल्ड अफोर्ड चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑन पैसिफिक? अभी साउथ चाइना सी में आपको इतना तंग कर रहे हैं, अगर कल को पैसिफिक तक पहुंच गए तो गारंटी क्या है? मुझे बताइए। आज मैं आपको डायरेक्ट एक बात बताऊं, सीधी बात, अगर आज यूक्रेन ने 94 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दिए होते, तब रशिया ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने गारंटी दी, बुदापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है। अगर वेपन्स नहीं दिए थे तो आज रशिया उस पर हमला करता क्या? नहीं करता, नहीं करता। मुझे बताइए, आज जापान का डिफेंस क्या है? आज तो जर्मनी भी कह रहा मैं अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा हूँ, आज ही आया काल के अंदर, मैं अपना डिफेंस बजट बढ़ा। मैं यही तो आपको शुरू में कह रहा था ना फकर भाई, ये जो हमें बता रहे कि नेटो के एक कंट्री पे हमला, सब पे हमला। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, नेटो के एक कंट्री पे हमला होता, मान लीजिए हंगरी पे, भगवान न करे ऐसे, मतलब मैं, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग, अगर एक हमला होता, ठीक है जी, अब नेटो ने मिलके 30 कंट्रियां टूट गई पुतिन पे, पुतिन का जवाब कैसा आएगा फकर भाई? अगर आप पे, हम पे 30 पे, हमारा जवाब क्या होगा? न्यूक्लियर होगा। बिल्कुल। तो कैन नेटो चैप्टर 5 जो ये बोलते हैं, चैप्टर 5 सेक्शन 5, कैन दिस बी इम्प्लीमेंटेड? प्रैक्टिकली आंसर इज 0। आप ये रशिया के अगेंस्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप नॉन न्यूक्लियर कंट्री के अगेंस्ट इम्प्लीमेंट कर पाओगे, बट जो न्यूक्लियर है उसके अगेंस्ट यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस। ये सच्चाई है नेटो की, ये औकात है नेटो की। आप रशिया के अगेंस्ट, हाँ, अगर आपको ईरान मिल गया, इराक मिल गया, उसको तो आप पकड़ के बेल दो। मैं वही कह रहा हूं, आपको सीरिया, लीबिया, वहां पे सर आप ऐसे चढ़ दौड़ते हो कि वो तो आपको कोई, मतलब कहते हैं वो हमारे, वो आपके यहाँ भी कहा जाता है, कोई बंदे का पुत्र ही नजर नहीं आ रहा आपको। देखिए, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो रशिया नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, बार बार यही बात सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चैप्टर 5 इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर 30 कंट्रियों ने पुतिन पे हमला कर दिया, पुतिन की न्यूक्लियर सबमरीन अभी जहां डिप्लॉय होने की हो चुकी है, तो आपको लगता है कोई उसमें हमला करेगा? अगर 30 कंट्रियों से रशिया नहीं लड़ पाता, ये भी सच्चाई है, जिसमें यूएस भी है, तो रशिया कैसे रिटेलिएट करेगा? फिर एक ही ऑप्शन रहेगा उसके बाद। तो ये सर खत्म करना है, लेकिन चाइना को फिर कैसे और कौन रोकेगा? लाजमी सी बात है, आज वो उनकी फॉरेन ऑफिस के बयानात भी हम देख रहे हैं, वो फुल सपोर्ट में है, रशिया के साथ, पुतिन के साथ खड़ा है।
तो इसका मतलब है प्यूटन का भी, मुझे जो थोड़ा बहुत मैं समझा हूँ उस आदमी को, वो भी लगता है कि वो अगर किसी के साथ कड़ा है तो फिर वो कड़ा रहता है। तो वो तो मुझे लगता है कि चाइना के साथ फिर इस इश्यू पे कहेगा चलो चढ़ दौड़ो जी ताइवान को और इसको और उसको, तो फिर तो सर ये तो इसका मतलब है कि एक साइड इधर और एक साइड इधर, फिर यही चीज चलती रहेगी। बिल्कुल यही चीज चलती रहेगी। ये जो चीजें हैं ना, ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। अभी फखर भाई, वर्ल्ड इज एट अ पॉइंट ऑफ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। अगर भगवान न करे कहीं कोई गलती हो गई, इधर उधर कुछ हो गया, तो एक न्यूक्लियर वॉर की संभावना भी है। रशियन डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर तो आज कह चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी न्यूक्लियर। तो अगर ये यस। मुझे बताइए, ये क्या जुनून है लोगों को नेटो में लाने का भाई। और नेटो का लॉलीपॉप आप 2008 से उसको दिखा रहे हो, वो रुई की मिठाई बेच रहे हो। अब 12 से 14 साल हो गए, वो लेविंस्की आदमी है क्या है, किस दुनिया में रहता है। कुछ मैंने पता नहीं, कुछ मीडिया में मैंने सुना, कुछ लोग कह रहे थे वो कोकेन पे है। पहले ही वो कोकेन एडिक्ट, पता नहीं अब भी है नहीं है, क्या कहानी है, भगवान जाने क्या करता है। मुझे बताइए, बहादुरी और सुसाइड में फर्क है। आर्मी यस। में भी एक स्ट्रेटजी होती है विड्रॉल, आर्मी में भी एक स्ट्रेटजी होती है विड्रॉल। जब आपको लगता है कोलैटरल डैमेज हो रहा, विड्रॉ करिए, क्योंकि आर्मी वर्क्स ऑन कॉन्कर, कंसोलिडेट एंड मूव। इफ यू कैन नॉट कंसोलिडेट, यू हैव टू कम बैक। ये क्या है, ये इनको मतलब क्रिमिनलों को हाथ में वो दे रहा है वेपन, हाँ। मर्सनरीज को वेपन दे रहा है, कोई हाँ बिल्कुल। मेरे लिए लड़। यार आप अफगानिस्तान बनाओगे क्या कंट्री को? चाहते कि आपके सामने केस स्टडी नहीं है, बंदूक निकलती है क्या जिससे कंट्री में बिल्कुल। घुस गई? एग्री, एग्री सर, कभी नहीं। बिल्कुल आपकी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सुमित भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस पे मज़ीद भी बहुत सारी बातें हो सकती है। मुझे पता है आपके पास बड़ा एक अच्छा स्टफ़ होता है इस हवाले से, और यकीनन इस पे फिर हम किसी और टाइम दोबारा भी कोई शो करेंगे होपफुली। मज़ीद भी जैसी अपडेट्स नहीं आएँगी तो यकीनन चाइना का भी रोल फिर क्योंकि आज हमने थोड़ा-सा चाइना को साइड पे रखा, तो रोल को हम देखेंगे कि क्या वाक़ई दुनिया जो है चाइना, रशिया वर्सेस यूएस हो गई है या वर्सेस यूरोप हो गई है, इस पे किसी और टाइम जो है होपफुली डिस्कशन होगी। सुमित भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।